नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से साफ साफ कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर हुआ। सीज फायर का फैसला भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस की बातचीत के बाद हुआ। इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं था। मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा, इस दौरान अमेरिका से जो बात हुई उसमें सीज फायर या ट्रेड डील जैसे मसलों का जिक्र भी नहीं हुआ। यह कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप के इनिशिएटिव पर हुई थी। मोदी और ट्रंप के बीच 35 मिनट बात हुई। इस दौरान मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से दो तीन बातें दो टूक कहीं। पहली, भारत पाकिस्तान के साथ अपने मसले खुद सुलझाने में सक्षम है। इसमें भारत ने पहले भी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, अब भी नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। इसमें किसी तीसरे के पंच बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के आतंकवादी हमले का जवाब था। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और तीसरी बात, अब भारत किसी भी आतंकवादी हमले को एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और इसका जवाब युद्ध स्तर पर ही दिया जाएगा। भारत ने यह बात ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ही पूरी दुनिया को बता दी थी, इसलिए अब इस मुद्दे पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी की बात को सपोर्ट किया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने का वादा किया और इसके बाद मोदी से कहा कि वो कनाडा से भारत लौटते समय वॉशिंगटन होते हुए जाएं। लेकिन मोदी ने पहले से शेड्यूल प्रोग्राम का हवाला दिया, ट्रंप के प्रस्ताव को मानने में असमर्थता जाहिर की। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत का डिटेल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया से शेयर किया। अमेरिका की तरफ से इस बारे में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस ने विदेश मंत्रालय के दावे पर सवाल खड़े कर दिए। ट्रंप का एक पुराना स्टेटमेंट दिखाकर झूठ बोल दिया। इस मामले में कांग्रेस कैसे एक्सपोज हुई, जयराम रमेश ने अपनी पार्टी की फजीहत कैसे करवाई, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और कांग्रेस ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला क्यों दिया और आसिम मुनीर की अमेरिका में किस कदर बेइज्जती हुई, यह भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, प्रधानमंत्री मोदी की प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई बातचीत की। असल में G7 समिट की साइडलाइंस में मोदी के ट्रंप के साथ 1-to-1 मीटिंग तय थी, लेकिन ईरान इजराइल जंग के कारण ट्रंप अचानक वापस लौट गए। इसलिए उन्होंने वॉशिंगटन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। दोनों नेताओं के बीच लंबी बात हुई, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका था जब मोदी के ट्रंप से डायरेक्ट बात हुई हो। इसलिए मोदी ने सटल तरीके से सब कुछ कह दिया। मोदी ने ट्रंप को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था। इसके बाद जब पाकिस्तान ने भारत के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की तो पाकिस्तान को कितना नुकसान झेलना पड़ा। और फिर प्रधानमंत्री ने यह भी क्लियर कर दिया कि सीज फायर में अमेरिका या किसी और देश का कोई रोल नहीं था। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ 35 मिनट तक चली फोन कॉल की बातचीत पूरी डिटेल बताई आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने। विक्रम मिस्री ने जो बताया उसे आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि ट्रंप के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री का रुख क्या था और इसके रिस्पॉन्स में ट्रंप ने कैसे रिएक्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की यह पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने
पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी से जब ट्रंप की बातचीत हो रही थी तो ट्रंप ने मोदी से कहा कि वो चाहते हैं कि मोदी कनाडा में मिलना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। इसलिए मोदी अगर वापसी के वक्त वॉशिंगटन होते हुए जाएं तो उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन मोदी ने ट्रंप की रिक्वेस्ट को शालीनता से टाल दिया। हालांकि प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ट्रंप को भारत में होने वाली क्वाड की मीटिंग में आने का न्योता दिया, जिसे ट्रंप ने स्वीकार कर लिया। दोनों नेताओं के बीच इजराइल, ईरान और रूस यूक्रेन जंग पर भी बात की गई और उम्मीद जताई गई कि इन दोनों का जल्दी ही शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल, ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। अब से थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप रिपोर्टर से ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में बात कर रहे थे और रिपोर्टर्स को उन्होंने ये भी बताया कि कल रात को उनकी मोदी से बात हुई। अब उन्होंने कहा कि मैं मोदी के साथ ट्रेड डील कर सकता हूं और यह भी कहा कि मोदी इज ए फैंटास्टिक मैन। अब चूंकि बात ईरान इजराइल जंग की चल रही थी, वो उसको रुकवाने की बात कह रहे थे, तो चलते चलते ट्रंप ने यह डायलॉग भी मार दिया कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर रुकवाई क्योंकि दोनों न्यूक्लियर स्टेट है और वो इसी तरह ईरान इजराइल की वॉर भी खत्म करवा सकते हैं और रशिया और यूक्रेन की जंग भी खत्म करवा सकते हैं। अब ट्रंप तो ट्रंप हैं, कब क्या कहें फिर कब पलट जाएं कोई नहीं जानता। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने
पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम को लेकर अपनी तरफ से सारी बातें क्लियर कर दी और इस रहस्य से पर्दा उठा दिया। बार बार पूछा जा रहा था कि ट्रंप ने बार बार यह क्यों कहा कि उन्होंने ट्रेड डील की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। मोदी ने क्या क्या साफ किया? एक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के साथ न सीजफायर डिस्कस हुआ, न ट्रेड डील की कोई बात हुई। और दूसरा, यह गलत है कि भारत ने अमेरिका के प्रेशर में आकर सीजफायर किया, और यह बात भी गलत है कि भारत किसी ट्रेड डील के दबाव में था। तीसरी बात, भारत का फोकस आतंकवाद के ठिकानों और आकाओं को तबाह करने का था। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का क्या इतिहास है, यह अमेरिका अच्छी तरह जानता है। अमेरिका को मालूम है कि ओसामा बिन लादेन कहां छुपा हुआ था, किसने छुपाया था। अमेरिका के रिकॉर्ड में है कि 1993 में वर्ल्ड ट्रेड टावर जो हमला हुआ था, 9/11 पर जो हमला हुआ था, टाइम्स स्क्वायर पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, इन सब में पाकिस्तानी दहशतगर्द इन्वॉल्व थे। ये सब हमले के बाद भागकर पाकिस्तान में जाकर छुपे थे और वहीं से पकड़े गए थे। अमेरिका खुद पाकिस्तान के आतंकवाद का विक्टिम है, लेकिन इस समय अमेरिका को पाकिस्तान की कुछ जरूरत है। क्या जरूरत है? अमेरिका पाकिस्तान को लेकर इतना सॉफ्ट क्यों है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले यह बता दूं कि मोदी और ट्रंप की बातचीत को लेकर कांग्रेस को मिर्ची क्यों लगी। जैसे ही विदेश सचिव का बयान आया, उसके थोड़ी देर बाद कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश सामने आए और सरकार के दावों पर सवाल उठा दिए। जयराम रमेश ने व्हाइट हाउस का प्रेस नोट दिखाकर दावा किया कि ट्रंप और मोदी की बातचीत पर व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान दिया गया है वो विदेश सचिव के बयान से ठीक उलट है। इसलिए अब प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर विपक्ष के सारे नेताओं के सामने बताना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी क्या बात हुई। यह तो एक ट्रिपल झटका है हमारे विदेश नीति के लिए। आज खबर आई है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री, हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। इस नोट में, इनके प्रेस नोट में कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप, व्हाइट हाउस से निकला है ये, कि बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप पर बात की। पर हमारे विदेश सचिव के जो नोट है, हमारे ओर से जो नोट निकाला गया है, ट्रांसक्रिप्ट फोन कॉल का, उसमें तो उसका कोई जिक्र नहीं है। तो इसका एक ही रास्ता है, एक ही हल है। प्रधानमंत्री जी, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और सारे विपक्ष के नेताओं को अवगत कराइए कि 35 मिनट तक मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और मैंने ये कहा, ये कहा, ये कहा, तभी हमें यकीन होगा ना। ऐसा तो प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, ये विदेश सचिव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है और राष्ट्रपति ट्रंप तो और अलग बात कह रहे हैं। जयराम रमेश पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना फोन लहराकर व्हाइट हाउस का नोट दिखाकर विदेश सचिव को झूठा साबित करने में लगे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद कांग्रेस झूठ का पर्दाफाश हो गया। पता लगा जयराम रमेश व्हाइट हाउस के जिस नोट का हवाला दे रहे थे वो 6 महीने पुराना है। जो नोट जयराम रमेश अपने फोन पर दिखा रहे थे वो 27 जनवरी को व्हाइट हाउस ने जारी किया था। इसका आज की प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी की फोन पर हुई बातचीत से कोई लेना देना नहीं है। आज तो ट्रंप और मोदी की बातचीत पर व्हाइट हाउस की तरफ से न कोई बयान आया, न कोई प्रेस नोट जारी किया गया। फिर भी जयराम रमेश ने 6 महीने पुरानी खबर दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। जैसे ही जयराम का ये फर्जी नोट पकड़ा गया तो बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा, कांग्रेस से जवाब मांगा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस के नेता मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि अब किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। जयराम रमेश के पास तो आजकल सिर्फ एक ही काम है, झूठी, फर्जी, गलत और फेक न्यूज फैलाना। जयराम रमेश
भारत की राजनीति के पिनोकियो है। पिनोकियो वो कैरेक्टर था जो रोज झूठ बोलता था, उसकी नाक लंबी हो जाती थी। कांग्रेस पार्टी झूठ की जननी है और उसके सबसे बड़े सप्लायर झूठ के जयराम रमेश है। अब तो जयराम रमेश जी डिजिटल फ्रॉड करने लगे हैं। बताइए, जब विक्रम मिश्री जी के बयान पर वो बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि वॉशिंगटन ने, मतलब कि व्हाइट हाउस ने एक प्रेस नोट जारी किया है ट्रंप जी की बातों पर, और ट्रंप जी की जो बातें बताई जा रही है और उसमें बहुत अंतर है। और जो स्क्रीनशॉट उन्होंने प्रेस नोट का बताया, वो प्रेस नोट आज की नहीं है, 27 जनवरी की है। मतलब भारत के पक्ष को कमजोर करने के लिए अब कांग्रेस पार्टी डिजिटल फ्रॉड फेकरी G7 के नाम पर करेगी। सोचिए किस स्तर पर कांग्रेस पहुंची है। पहले इन्हीं महानुभाव ने G7 पे झूठ बोला कि इनवाइट नहीं आया। इन्हीं महानुभाव ने सांसदों की तुलना आतंकियों से की। इन्हीं महानुभाव ने बार बार कहा कि देखिए भारत ने सरेंडर कर दिया। इन्हीं महानुभाव ने बार बार सेना का अपमान, सेना के पराक्रम का अपमान और सांसदों का अपमान किया। और अब मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की विदेश नीति, भारत की सख्त नीति पर एक कटाक्ष करने के लिए और पाकिस्तान को एक हैंडल देने के लिए डिजिटल फ्रॉड कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस इंटरनेशनल लायर है। कांग्रेस पूरे विदेश में और देश में अपना नाम बना चुकी है कि झूठी पार्टी है कांग्रेस। जब जयराम रमेश का झूठ पकड़ा गया तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन यह कहकर बचने की कोशिश की कि वो इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, हो गई। हालांकि इसके बाद एक और धुरंधर सामने आए, संजय राउत। संजय राउत ने कहा, विदेश सचिव की बात पर कौन यकीन करता है? विदेश सचिव तो वही बोलेंगे जो सरकार उनसे बुलवाएगी, इसलिए जब तक व्हाइट हाउस की तरफ से इस फोन कॉल को लेकर कोई डिटेल नहीं दी जाएगी तब तक असलियत पता नहीं लगेगी। ट्रंप ने ऐसा कहा क्या? फिर ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो 17 बार कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता किए है, तो ये ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूं और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की। ये उसने कहना चाहिए। ये जो मोदी जी के भगतगण हैं उसने नहीं कहना चाहिए। जयराम रमेश हों या संजय राउत हों, ये ऐसे नेता हैं जिन्हें सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। उनके विरोध से देश को नुकसान होता है तो होता रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि सिर्फ जयराम रमेश नहीं, कांग्रेस के सारे नेताओं को झूठ बोलने की आदत हो गई है। वो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए कांग्रेस को इतनी दुर्गति फेस करनी पड़ रही है। तो ये चीज एक बार स्पष्ट हो गई। मुझे लगता है इसके बाद कांग्रेस पार्टी को भी इस पे झूठे बयान देने में थोड़ी मुश्किल होगी। उनको वैसे उनको शर्म नहीं आती। आज इस टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के बाद एक उनके बड़े स्पोक्सपर्सन हैं या नेता मानते हैं अपने आप को, उन्होंने एक पुरानी जनवरी 2025 की कोई रीड आउट रख दी आगे। बाद में कहा कि वो सॉरी हैं, गलती हो गई, बट ठीक तरीके से अपोलोजाइज नहीं किया। तो बट लगता है ये रिपीटेड झूठ बोलना होता है, इसकी भी डिमिनिशिंग रिटर्न है। अब ये तो क्लियर है कि ट्रंप को कॉल करके मोदी ने कांग्रेस के नैरेटिव की हवा निकाल दी। कांग्रेस को चुप हो जाना चाहिए था, लेकिन बिना सोचे समझे मोदी पर हमला करते जाना कांग्रेस के कुछ नेताओं की आदत हो गई है। जयराम रमेश इसी चक्कर में फंस गए और यह कोई पहली बार नहीं है। पहले पहलगाम पर मोदी के साइलेंस पर सवाल उठाए गए। जब प्रधानमंत्री बोले तो कहा यह इलेक्शन गिमिक है। पहले कहा कि पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं देते। जब घुस के मारा तो कांग्रेस ने कहा वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं है। राहुल गांधी ने तो यह इंप्रेशन दिया कि पाकिस्तान ने हमारे कई फाइटर प्लेन मार गिराए। खरगे ने ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट हमला करार दे दिया। हमारी फौज ने सबूतों के साथ दिखाया, समझाया, बताया कैसे कंट्रोल्ड प्रिसाइज्ड अटैक में पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकवादी अड्डे और एयर बेसिस तबाह किए गए। जिस बात से घबराकर पाकिस्तान अमेरिका के पास जाकर रोया, वो राहुल और उनकी टीम समझने को तैयार नहीं है। वो बस यही दोहराते रहे कि ट्रंप ने क्यों बोला। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भी प्रिसाइज
और कंट्रोल्ड जवाब दिया। यह बिल्कुल साफ हो गया कि भारत अमेरिका के सामने नहीं झुका। जब हमारी आर्म्ड फोर्सेस को लगा अपना काम हो गया, अब फायरिंग रोकने में कोई नुकसान नहीं है, तो डीजीएमओ की बात मान ली। हैरानी की बात यह कि इतनी बुरी तरह मार खाने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आजकल अमेरिका में घूम रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में यह ढूल पीटा जा रहा है कि जनरल मुनीर को प्रेसिडेंट ट्रंप ने लंच पर इनवाइट किया है। यह बात सही भी है, लेकिन ट्रंप ने जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस में क्यों इनवाइट किया, यह मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको यह दिखा देता हूं कि ट्रंप के साथ लंच से पहले वॉशिंगटन में जनरल मुनीर की आरती कैसे उतारी गई। जनरल आसिम मुनीर कल जब पाकिस्तानी मूल के लोगों को एड्रेस करने पहुंचे थे, उस वक्त होटल के सामने सैकड़ों पाकिस्तानियों की भीड़ ने जनरल मुनीर को मास मर्डरर बताते हुए नारेबाजी की थी। आज जनरल मुनीर एक मॉल में गए, उनके साथ सिर्फ 7 लोग थे, वो भी उनके सिक्योरिटी वाले, लेकिन उनका विरोध करने के लिए 700 से ज्यादा पाकिस्तानी लोग वहां पहुंचे थे। अमेरिका के अलग अलग शहरों से आए पाकिस्तानी ओरिजिन के अमेरिकन्स ने आसिम मुनीर को कातिल और भगोड़ा कहा। इन लोगों के जनरल मुनीर के खिलाफ नारे लगते रहे और कहा आसिम मुनीर पाकिस्तान में लोकतंत्र का लुटेरा है, इसलिए मुनीर को आर्मी चीफ की पोजीशन से हटाया जाना चाहिए और उनसे फील्ड मार्शल का ओहदा वापस लेना चाहिए। अमेरिका और कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग आसिम मुनीर को ट्रंप का इनविटेशन मिलने से भी नाराज हैं, लेकिन इसकी क्या वजह है यह भी पाकिस्तान के लोग ही बता रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार आरिफा जाकिया ने कहा, जनरल मुनीर के फैमिली मेंबर्स और उनके करीबियों ने ट्रंप फैमिली की होल्डिंग वाली क्रिप्टो करेंसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। जनरल मुनीर ट्रंप को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उन्हें प्रेसिडेंट ट्रंप का इनविटेशन मिला है। इसमें तो कोई शक नहीं कि जनरल मुनीर भारत का गुनहगार है, वो किसी सम्मान का हकदार नहीं है। लेकिन व्हाइट हाउस में लंच के लिए किसे बुलाया जाए, किसे डिनर के लिए इनवाइट किया जाए, यह भारत कैसे तय कर सकता है? क्या जयराम रमेश ट्रंप को बताएंगे कि उन्होंने स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं किया? क्या संजय राउत ट्रंप को समझाएंगे कि उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए? ये निहायत बचकानी बातें हैं। न कोई ट्रंप की जुबान पर लगाम लगा सकता है, न कोई व्हाइट हाउस की गेस्ट लिस्ट तय कर सकता है। यह जरूर पूछा जाएगा कि आखिर ट्रंप ने मुनीर को क्यों बुलाया। ट्रंप के निशाने पर ईरान है। पाकिस्तान की ईरान से करीब 1000 किलोमीटर की सीमा लगती है। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान के एयरबेसेस की जरूरत है, पाकिस्तान के एयर स्पेस की जरूरत है। खबर तो यह है कि अमेरिका के स्पाई प्लेन्स ऑलरेडी पाकिस्तान के एयर स्पेस में हैं, ईरान की सीमा से इंटेलिजेंस गैदर की जा रही है। ट्रंप ने अपना काम निकालने के लिए आसिम मुनीर को लंच दिया, तो उन्हें कौन रोक सकता है? अमेरिका को अपना काम निकालना है, इसके लिए वो पाकिस्तान को थोड़ा सहलाए, थोड़ा बहलाए, तो इसे कौन रोक सकता है? पहले भी अमेरिका ने अफगानिस्तान में रशिया से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले माना था कि अमेरिका का डर्टी जॉब करने के लिए पाकिस्तान ने आतंकवादियों की फौज खड़ी की थी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। अब अगर पाकिस्तान फिर से इस्तेमाल होने के लिए तैयार है, तो कोई क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट ट्रंप स्ट्रेटेजिक तौर पर ईरान को घेरने में लगे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब ईरान के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। या तो ईरान सरेंडर करे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने की डील पर साइन करे, वरना पूरी तरह तबाही के लिए तैयार रहे। दूसरी तरफ इजराइल ईरान को तबाह करने में लगा हुआ है। जंग के 6ठे दिन आज इजराइल ने तेहरान पर जबरदस्त अटैक किया। इजराइल के 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने ईरान की राजधानी तेहरान पर भारी बमबारी की है। इजराइल की एयरफोर्स ने तेहरान और उसके आसपास कराज में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया। इन दोनों ही न्यूक्लियर फैसिलिटीज में ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज बनाता है। इजरायली सेना ने बताया कि करीब 25 फाइटर प्लेन्स ने
ईरान के वेस्टर्न सिटी करमनशाह में ईरान के 5 अटैक हेलीकॉप्टर्स को बर्बाद कर दिया। इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान की उन साइट्स पर भी अटैक किया जहां से इजराइल पर मिसाइल्स की फायरिंग की जा रही थी। इजराइल के हमलों में अब तक ईरान के करीब 600 लोग मारे जा चुके हैं और 1300 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। घायलों की बढ़ती तादाद को देखते हुए ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी डॉक्टर्स और नर्सेज की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके अलावा ईरान ने अपने मुल्क के नागरिकों से कहा कि वो मोबाइल फोन से व्हाट्सएप को डिलीट कर दें, क्योंकि व्हाट्सएप से इजराइल ईरान की जासूसी कर रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि ईरान के खिलाफ उसका मिलिट्री ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। הלילה מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונה מודיעינית מדויקת השלימו סדרת कल रात वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सटीक खुफिया गाइडेंस की मदद से तेहरान पर हमलों का एक और सिलसिला पूरा किया। इस व्यापक हमले में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। हमारा ये हमला करीब 3 घंटे तक चला और इसमें 3 बार हमला किया गया। ऑपरेशन के दौरान हमने सेंट्रीफ्यूज बनाने वाले कारखानों को निशाना बनाया, जिनका मकसद ईरान की हुकूमत को यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखने में मदद करना था। हमारा कल रात का ऑपरेशन इससे पहले के अभियानों की ही अगली कड़ी था, जिसका लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना था। זוהי פעולה משלימה לפעולות קודמות। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले को कंफर्म किया है। IAEA के प्रमुख रफाएल ग्रोसी ने कहा, इजराइल के अटैक से तेहरान और इस्फहान में ईरान के एटमी ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। कराज में सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली वर्कशॉप को भी नुकसान हुआ है। वहां की 2 इमारतें तबाह हो गई हैं। वहीं तेहरान के रिसर्च सेंटर पर भी इजराइल ने बम बरसाए और काफी नुकसान पहुंचाया। इजराइल के लगातार हमलों की वजह से ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कें सूनी हो गई हैं। लाखों लोग शहर छोड़कर बाहर चले गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने परसों ही तेहरान के लोगों को शहर से बाहर जाने की वार्निंग दी थी। इसके बाद आशंका बढ़ गई थी कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर अटैक कर सकता है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अपने मिलिट्री बेसिस पर 30 एडिशनल फाइटर प्लेन्स तैनात किए हैं। करियर स्ट्राइक ग्रुप USS निमिट्ज की फौज भी फारस की खाड़ी के करीब पहुंच गई है। हालांकि ईरान अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज ईरान ने फिर कहा, अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो फिर पूरे इलाके में ऑल आउट वॉर छिड़ जाएगी और दूसरे देश भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। I think any American intervention would be a recipe for an all-out. मुझे लगता है कि अगर इस संघर्ष में अमेरिका दखल देता है तो फिर पूरे इलाके में ऑल आउट वॉर छिड़ जाएगा और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। हमें विश्वास है कि हमारे अरब देश जहां अमेरिकी अड्डे हैं, वो अपने देश की सरजमी को अपने एक मुस्लिम पड़ोसी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने देंगे। उनको पता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो इजराइल और उनके साथी बेहद खुश होंगे। हम चीन और रूस समेत सभी देशों के साथ संपर्क में हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस अवैध आक्रमण के खिलाफ पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इकट्ठा कर सकें और सबके साथ मिलकर एकजुटता से जवाब दे सकें। आज भी ईरान ने इजरायली अटैक का जवाब दिया। हालांकि ईरान के अटैक अब पहले से काफी कमजोर हो गए हैं। ईरान ने तेल अवीव और दूसरे शहरों को निशाना बनाकर 50 से ज्यादा मिसाइल दागी। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ज्यादातर मिसाइल्स को हवा में ही मार दिया, लेकिन कुछ मिसाइल तेल अवीव और हाइफा शहर तक पहुंचने में कामयाब हो गई, जिससे कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। इजराइल में ईरान के हमले की चेतावनी देने के लिए लगातार सायरन बज रहे हैं। इजराइल की सेना ने लोगों से कहा कि वो होम फ्रंट डिपार्टमेंट के नोटिस पर अमल करें और सायरन बजते ही सुरक्षित ठिकानों पर जाएं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरान इजराइल के आम लोगों को निशाना बना रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान मानने को तैयार नहीं है, इसलिए आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली हुसैनी खामनेई को बिना शर्त सरेंडर करने की सलाह दी।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है अनकंडीशनल सरेंडर। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को पता है ईरान के सो कॉल्ड सर्वोच्च नेता कहां छुपे हुए हैं और अमेरिका चाहे तो चुटकी में खामनेई का काम तमाम कर सकता है, लेकिन अमेरिका फिलहाल उनको मारना नहीं चाहता। ट्रंप ने लिखा वो नहीं चाहते कि अमेरिकी मिसाइल्स का निशाना अमेरिकी सैनिक या अमेरिकी नागरिक बने। उनका सब्र अब खत्म हो रहा है और बेहतर है कि खामनेई बिना शर्त सरेंडर कर दें। ट्रंप ने कहा उन्होंने ईरान को पूरा मौका दिया, बातचीत से मसला हल करने के लिए पूरे 60 दिन दिए, लेकिन उनको बात समझ में ही नहीं आई। अब से थोड़ी देर पहले व्हाइट हाउस में रिपोर्टर से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा ईरान ने अगर उनकी बात मान ली होती तो इतने लोग नहीं बढ़ते, इतनी तबाही न मचती। लेकिन अब वो खामेनेई को गुड लक कहना चाहते हैं। आप ईरान के सुप्रीम लीडर को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको गुड लक कहूंगा। इस मामले का एंड गेम क्या है? हमको जो करना है वो करेंगे। हमने उनको 60 दिन दिए, 60 दिन बहुत होते हैं और उन्होंने गलती कर दी। सच यही है, उन्होंने गलती कर दी। उनका देश तबाह हो गया, इतने लोगों की जान चली गई। ये बड़े दुख की बात है, उनकी जान नहीं जानी चाहिए थी। तो क्या आप ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं? मैं इस सवाल का जवाब नहीं देने जा रहा हूं। क्या सच में आपको लगता है मैं इस सवाल का जवाब दूंगा? ये पूछ रही हैं कि सर आप ईरान के परमाणु ठिकानों पर कब हमला करने जा रहे हैं? आप समय और जगह बता दीजिए ताकि हम भी वहां मौजूद हों। आपको क्या पता, हो सकता है कि मैं ये हमला करूं, हो सकता है ना भी करूं। मेरे सिवा किसी को नहीं पता मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं आपको बस यही बता सकता हूं कि ईरान बेहद मुश्किल में पड़ने वाला है और वो मुझसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कि आपने मुझसे पहले बातचीत क्यों नहीं की? इतनी मौत और तबाही होने से पहले आपने क्यों वार्ता नहीं की? मैंने उनसे ये बात कही। आपने मुझसे 2 हफ्ते पहले क्यों बात नहीं की? तब आप बच सकते थे, तब सब बच जाता, उनका देश सुरक्षित रहता। ये सब देखना बहुत दुखद है। मैंने ऐसी तबाही पहले नहीं देखी, इसीलिए सबको लग रहा था कि बातें रिवर्स में जाएंगी। मुझे ऐसा नहीं लगा। मैंने उनसे बार बार कहा कि आपको नेगोशिएट करना होगा और उन्होंने आखिरी मौके पर मना कर दिया कि बात नहीं करेंगे और उनके ऊपर हमला हो गया। आपको याद है ना, 60 दिन और 61वां दिन। अब 61वां दिन बहुत मशहूर होने वाला है क्योंकि उस दिन बेहद भयंकर हमला हुआ, बहुत जबरदस्त हमला हुआ। ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं, सब कुछ पहले ही रात को खत्म हो गया। हाँ, क्या आपको लगता है कि अब बातचीत के लिए बहुत देर हो चुकी है? नहीं, किसी भी चीज के लिए कभी देर नहीं होती। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खामनेई ने ट्रंप की धमकियों को सिरे से खारिज कर दिया। आज राष्ट्र के नाम संदेश में खामेनेई ने कहा ईरान किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। खामेनेई ने कहा कि उनको लड़ते लड़ते तबाह हो जाना मंजूर है, लेकिन ईरान किसी के आगे कभी सरेंडर नहीं करेगा। खामेनेई ने अपने रिकॉर्डेड मैसेज में कहा जिस तरह अमेरिका इस जंग में कूदने की बात कह रहा है उससे साफ है ईरान की फौज ने इजराइल को भारी चोट पहुंचाई है। खामेनेई ने कहा अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, आगे ईरान की सेना इजराइल को ऐसा सबक सिखाएगी कि उसकी आने वाली पुश्तें याद रखेगी। खामेनेई ने प्रेसिडेंट ट्रंप को सीधे सीधे कहा ईरान को सरेंडर करने के लिए कहना बेवकूफ़ी है। जिसको भी ईरान का इतिहास पता है वो ऐसी गलती कभी नहीं करता। ईरानी कौम सरेंडर करने की जगह मौत को गले लगाना पसंद करेगी। धमकियां उनको देना जो तुम्हारी धमकियों से डरते हो। ईरानी कौम ने साबित किया है कि वो धमकियों से नहीं डरती। हमारे ऊपर थोपी गई इस जंग का मुकाबला ईरानी मिल्लत पूरी मजबूती से उसी तरह डटकर मुकाबला करेगी जैसे अभी कर रही है। हम हमारे ऊपर थोपी गई शांति के खिलाफ भी उसी ताकत से खड़े रहेंगे। जो भी हमारे ऊपर कुछ भी थोपने की कोशिश करेगा हम उसके सामने हरगिज सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान और उसकी फौज ने दुश्मन को जो सजा दी है और इस खबीस दुश्मन को जो सजा देने वाले हैं उसके दुश्मन को बेहद कमजोर कर दिया है।
उसके अमेरिकी साथी अब इस जंग में कूदने की बात कर रहे हैं। उसी से इजराइल की कमजोरी और अक्षमता उजागर हो गई है। ईरानी मिल्लत को सरेंडर करने के लिए कहना अक्लमंदी कतई नहीं है। जो दानिशमंद लोग इस इलाके को, ईरान की तारीख को और उसकी आवाम को जानते हैं, वो ऐसा कहने की भूल कभी नहीं करेंगे। हम किसके आगे सरेंडर करेंगे? ईरान सरेंडर करने वाली कौम नहीं है। सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, और करेगा तो कब करेगा? और ट्रंप खुद कह रहे हैं इस सवाल का जवाब सिर्फ उनके पास है, और जाहिर है वो ये बात मीडिया को तो नहीं बताएंगे। अब से थोड़ी देर पहले रिपोर्टर्स ने ट्रंप से पूछ ही लिया क्या वो ईरान पर हमला करेंगे, कब करेंगे, तो ट्रंप ने जो जवाब दिया वो भी आपने सुना कि शायद करूं, शायद ना करूं। और फिर रिपोर्टर्स ने मजाक में कहा ये आप इसलिए पूछ रहे हैं ताकि जब मैं हमला करूं तो आप वहां मौजूद रहना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा कि वो अगले हफ्ते कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसीलिए इस मामले पर तो वेट एंड वॉच बना रहेगा। एक और सवाल यह कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोई गुंजाइश है? ट्रंप ने कहा ईरान उनके साथ डील करना चाहता है, ईरान ने व्हाइट हाउस आने की पेशकश की है, पर ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने कहा वो न कोई बात करना चाहते हैं, न कोई सॉल्यूशन चाहते हैं, वो तो लड़ना चाहते हैं। अब यह कहना मुश्किल है कि ट्रंप और खमेनेई दोनों में से कौन सही है, कौन गलत, लेकिन इतना क्लियर है कि खमेनेई इजराइल को तबाह करना चाहते हैं और ट्रंप ईरान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, इसलिए यह बात बहुत दूर तक जाएगी। हालांकि ईरान इजराइल की जंग में भारत का फोकस ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना है, और इसके लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान की राजधानी तेहरान और दूसरे शहरों से भारत के नागरिकों को बस और दूसरे साधनों से पहले ईरान के पड़ोसी देश ले जाया जा रहा है, और फिर वहां से फ्लाइट से भारत लाया जाएगा। आज रात 2 बजे तक ईरान में फंसे 110 स्टूडेंट्स का पहला बैच दिल्ली पहुंच जाएगा। इन स्टूडेंट्स को लेकर इंडिगो की फ्लाइट आर्मेनिया की राजधानी येरेवन से भारत के लिए रवाना हो चुकी है। ईरान पर इजराइल की बमबारी के बाद भारत के इन 110 स्टूडेंट्स को सड़क के रास्ते पहले ईरान के कूम शहर ले जाया गया। वहां से ये इंडियन स्टूडेंट्स आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचे, और आज येरेवन से ये छात्र दिल्ली के लिए निकल गए। ईरान में लगभग 1500 भारतीय छात्र पढ़ते हैं। इनमें काफी तादाद कश्मीरी लड़कियों की है जो वहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए गई हैं। ईरान से 600 स्टूडेंट्स का एक और ग्रुप कूम शहर से आर्मेनिया के लिए रवाना हुआ है। कूम का इलाका तेहरान के मुकाबले सेफ है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ईरान में फंसे कुछ स्टूडेंट्स को कतर के रास्ते भी वापस लाने की कोशिश कर रहा है। आर्मेनिया से भारत के लिए रवाना हुए स्टूडेंट्स ने येरेवन एयरपोर्ट से मैसेज भेजकर ऑपरेशन सिंधु के लिए सरकार और विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा किया। We are currently at the Yerevan International Airport, Armenia. We are being evacuated back to India. We are thankful to the MEA and Government of India for evacuating us as soon as possible. सरकार का प्लान क्लियर है। पहले स्टूडेंट को ईरान से निकाला जाएगा, इसके बाद ईरान में नौकरी करने के लिए गए भारतीयों और कारोबारियों को वापस लाया जाएगा। भारत सरकार ने ईरान में फंसे छात्रों को पहले ईरान से सुरक्षित आर्मेनिया पहुंचाया, वहां उनके रहने और खाने पीने का इंतजाम किया, फिर इन सब के लिए मुफ्त फ्लाइट की व्यवस्था की। जब ये स्टूडेंट दिल्ली पहुंच जाएंगे तो फिर इन्हें घर तक पहुंचाने का इंतजाम भी सरकार करेगी। मुसीबत में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए ऐसा कमिटमेंट काबिल तारीफ है। इससे साबित होता है मोदी जो बार बार कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है, वो सिर्फ डायलॉग नहीं है, दिल से निकली बात है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में जहां भी जाते हैं वहां बसे भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ते। 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में आज प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया में हैं। किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की यह पहली क्रोएशिया विजिट है। यहां आने से पहले मोदी साइप्रस और G7 की मीटिंग के लिए कनाडा गए थे। आज क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचने पर मोदी का शानदार स्वागत हुआ। मोदी की अगवानी के लिए क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ बड़ी संख्या में इंडियन कम्युनिटी के लोग भी पहुंचे।
क्रोएशिया में करीब 17,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इससे पहले 2021 में विदेश मंत्री जयशंकर भी यहां आए थे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान भारत और क्रोएशिया के बीच साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर में कई समझौतों पर साइन होंगे। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत के बाद मोदी ने आतंकवाद की बात की और इसे मानवता का दुश्मन बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डायलॉग और टेररिज्म साथ साथ नहीं चल सकते। हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। ईयू के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में क्रोएशिया का समर्थन और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है। किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज यहां बांसकी द्वारी में होना मेरे लिए एक विशेष पल है। क्रोएशिया एक छोटा सा देश है लेकिन बहुत लाइवली है। अब समझाने के लिए आपको मैं कह सकता हूं कि इसका साइज उत्तराखंड जितना है और पॉपुलेशन उत्तराखंड से आधी से भी कम है। क्रोएशिया की पॉपुलेशन करीब 39 लाख है जबकि उत्तराखंड की जनसंख्या करीब 1 करोड़ है। क्रोएशिया का भारत से बड़ा इंटरेस्टिंग रिश्ता है। ये जो आपने संस्कृत के श्लोक यहां सुने हैं उसका संबंध है। सैकड़ों साल पहले क्रोएशिया के एक स्कॉलर ने दुनिया की पहली संस्कृत ग्रामर छापकर इतिहास रचा था। आज भी क्रोएशिया की यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाई जाती है। क्रोएशिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। यहां आर्ट ऑफ लिविंग और इस्कॉन जैसे संगठनों का काफी सपोर्ट बेस है। इसे क्रोएशिया इंटरनेशनल फोरम पर भारत का दोस्त है, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। आज देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने प्राइमरी क्लासेस में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाने को लेकर नया आदेश जारी कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने आज जो आदेश जारी किया है उसमें से अनिवार्य शब्द हटा दिया गया है। नए ऑर्डर में कहा गया कि स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा भी कोई लैंग्वेज चुन सकते हैं, लेकिन वो भाषा क्लासेस में तभी पढ़ाई जाएगी जब क्लास में कम से कम 20 बच्चे उस भाषा को चुनें। लेकिन फडणवीस सरकार के इस आदेश से विरोधी दल नाराज हैं। हिंदी पढ़ाने का सबसे तीखा विरोध राज ठाकरे ने किया। राज ठाकरे ने कहा, सरकार जानती है ज्यादातर पेरेंट हिंदी को ही ऑप्शन के तौर पर चुनेंगे, इसलिए स्कूलों में हिंदी ही तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाई जाएगी। राज ठाकरे ने कहा कि वो सारे स्कूलों के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिख रहे हैं कि वहां हिंदी न पढ़ाई जाए। राज ठाकरे ने कहा, जब गुजरात में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, कर्नाटक में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, तो महाराष्ट्र के बच्चे हिंदी क्यों पढ़ें? आणि म्हणून माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम नागरिकांना माझी विनंती आहे की याला तुम्ही मेरी महाराष्ट्र के सभी नागरिकों से विनती है कि जितना कड़ा विरोध आप कर सकते हैं कीजिए। हर एक स्कूल में इसका विरोध होना चाहिए और स्कूल हिंदी भाषा कैसे पढ़ाते हैं ये भी हम देख लेंगे। अगर सरकार को ये चुनौती लगती है तो इसे चुनौती की तरह ही ले। केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुजरात राज्य में हिंदी अनिवार्य नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, कई अन्य राज्यों में नहीं है, तो फिर महाराष्ट्र में यह भाषा क्यों लाद दी जा रही है? राज ठाकरे ने इशू उठाया और एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। मुंबई में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने स्टेशनरी की दुकानों पर जाकर हिंदी की कोर्स बुक्स उठाई और उन्हें आग के हवाले कर दिया। एमएनएस के कार्यकर्ता स्कूलों में गए। प्रिंसिपल से कहा, अगर हिंदी भाषा स्कूलों में पढ़ाई गई तो इसका अंजाम भुगतना होगा।
इसके बाद शरद पवार के एनसीपी और कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के फैसले का विरोध किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, बीजेपी की सरकार हिंदी के जरिए हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा करना चाहती है और मराठा संस्कृति को खत्म करना चाहती है। ये इसका सारा जो नतीजा है, ना तो उसमें कोई हिंदी का फायदा होगा और नुकसान जाहिर सी बात है कि उसमें नुकसान ये मराठी का होगा। उनकी थ्योरी है हिंदी, हिंदू और हिंदू राष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो शक्ति के साथ का जो जीआर लाया है, ये महाराष्ट्र के लोगों के पीठ पे खुसा हुआ खंजीर है और हमारी माय बोली मराठी के छाती में उन्होंने ये सुराग हो सकने का काम, सुराग डालने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया। जब हिंदी को लेकर सियासत गरमाई तो देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। फडणवीस ने कहा, उनकी सरकार ने राज ठाकरे की बात मान ली। हिंदी पढ़ना अब मैंडेटरी नहीं होगा, अनिवार्य नहीं होगा। अगर कोई हिंदी नहीं पढ़ना चाहता तो उसके पास ऑप्शन होगा। फडणवीस ने कहा, कुछ लोगों को इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत की भाषा का अपमान किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। आधी आपण अनिवार्य केली होती, काल जो जीआर काढला त्यात अनिवार्यता काढून टाकली है। पहले हमने हिंदी को अनिवार्य किया था, लेकिन कल जो जीआर निकला है उसमें हमने अनिवार्य शब्द हटा दिया है। अब हमने कहा है कि कोई भी तीसरी भारतीय भाषा आपको सीखनी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अपनी भाषा सीखना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको 2 भाषाएं सीखनी चाहिए, जिसमें से एक स्वाभाविक है कि इंग्लिश होगी। तीसरी भाषा के तौर पर पहले हमने हिंदी अनिवार्य की थी, क्योंकि हिंदी के टीचर्स हमारे पास भरपूर हैं, लेकिन हमने अनिवार्यता वाला क्लॉज हटा दिया है। अब कोई भी भारतीय भाषा आप तीसरी भाषा के रूप में सीख सकते हैं। अगर भाषा सीखने के लिए 20 विद्यार्थी होंगे तो शिक्षक दिया जाएगा। अगर स्टूडेंट कम हुए तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो बदलाव हमने किया है, मुझे एक बात कहनी है कि हम लोग इंग्लिश भाषा का सम्मान करते हैं और भारतीय भाषा का अपमान करते हैं। ये सही नहीं है। हमारे भारत की भाषा इंग्लिश से अच्छी है। ये और बात है कि इंग्लिश आज व्यवहार की भाषा बन गई है। भारतीय भाषा अंग्रेजी पेक्षा मुझे लगता है भारत में रहने वाले भारत की कोई भी भाषा सीखें, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यूपी में रहने वाले मराठी सीखें, मध्य प्रदेश में रहने वाले तमिल सीखें, महाराष्ट्र के बच्चे हिंदी सीखें, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने देखा कि चाइना ने अपने लोगों को अमेरिका भेजा, इंग्लैंड भेजा इंग्लिश सीखने के लिए, जर्मनी भेजा जर्मन सीखने के लिए, फ्रांस भेजा फ्रेंच सीखने के लिए। भाषाएं सीखने से क्षमता बढ़ती है। अगर अपने देश के बच्चे अपने देश की भाषाएं सीखें, विदेशी भाषाएं सीखें, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अच्छी बात यह कि राज ठाकरे हों, सुप्रिया सूले हो या महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, सब कह रहे हैं उन्हें हिंदी से कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी अच्छी भाषा है, उसका सम्मान होना चाहिए, सबको हिंदी सीखनी चाहिए। इसका मतलब साफ है, उन्हें हिंदी भाषियों का वोट तो चाहिए, लेकिन हिंदी पढ़ना मंजूर नहीं है। चलते चलते आपको अच्छी खबर बता दूं जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने दी है। 15 अगस्त 2025 से पूरे साल के लिए फास्ट टैग पास बनने शुरू हो जाएंगे। 3000 रुपए के इस पास से आप नेशनल हाईवे पर बने टोल्स को 200 बार पार करते हैं। यह पास 1 साल तक वैलिड रहेगा। अगर 200 ट्रिप्स साल भर से पहले खत्म हो जाती हैं तो कार्ड की वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगी। फास्टैग पास सिर्फ नॉन कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल जैसे कार, जीप, वैन को दिया जाएगा। इस पास का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो अपने प्राइवेट व्हीकल से साल में कई बार लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। पास की वजह से खर्चा कम होगा। इसके अलावा बार बार फास्टैग चार्ज करने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। इस पास से खासकर उन लोगों को बहुत फायदा मिलेगा जिनके घर, खेत या व्यावसायिक प्रतिष्ठान हाईवे के आसपास हैं। उन्हें रोज कई बार टोल बूथ पार करने होते हैं, जो जेब पर भारी पड़ता है। इसे लेकर अक्सर टोल बूथ पर विवाद होते हैं, लेकिन फास्टैग पास से अब 200 बार टोल प्लाजा पार करने की छूट मिल जाएगी। फास्टैग पास की व्यवस्था लागू होने के बाद टोल पर वेटिंग टाइम कम होगा, भीड़ कम होगी। नितिन गडकरी ने कहा कि इस पास से लोगों की हर साल 7,000 रुपए तक की बचत होगी।
जिन टोल्स पर 50 से लेकर 80 रुपए तक देने पड़ते हैं, अब वहां सिर्फ 15 रुपए लगेंगे। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, एक साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। ट्रांसपोर्ट की दुनिया में नितिन गडकरी ने जबरदस्त काम किया है। देश भर में नेशनल हाईवेज का जाल बिछा दिया, बेहतरीन सड़कें बनवाई, और बड़ी बात है कि गडकरी नए नए आइडियाज लेकर आते हैं, प्रोजेक्ट को वक्त में पूरा करते हैं और आम लोग की सहूलियत और जेब का ख्याल रखते हैं। फास्टैग का पास इसी का सबूत है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि यह एनुअल पास कैसे एक्टिवेट होगा और इसका रिन्यूअल कैसे होगा। इसके लिए आपको मोबाइल पर राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप में आप 3,000 रुपए का पेमेंट करके अपना फास्टैग पास एक्टिवेट कर पाएंगे। NHAI और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप फास्टैग पास बनवा पाएंगे और उसे रिचार्ज कर पाएंगे। वेबसाइट में एक लिंक के जरिए भुगतान की व्यवस्था की जाएगी।